हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा काम आता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही नहीं है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी कंसेप्ट है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में और प्रैक्टिकल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, तो हमारे पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में आते हैं हम। तो ए रिएक्ट विद बी, एम एंड एन की फॉर्मेशन करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन, या इक्विवेलेंसी कह सकते हैं हम। इक्विवेलेंसी ऑफ ए, बी, सी, इन सभी की हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंसी, वो सब की क्या होगी, बराबर होगी, या इक्विवेलेंट्स जो हैं उनके बराबर होंगे। इन ए केमिकल रिएक्शन, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ए का जो इक्विवेलेंट्स होगा वो, बी का इक्विवेलेंट्स होगा वो, एम का इक्विवेलेंट्स होगा वो, एन का इक्विवेलेंट्स होगा वो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट सेपरेटली। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो इक्विवेलेंट्स हैं, जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे, ए और बी के होंगे, उतने इक्विवेलेंट्स हमारे पास किसके बनेंगे, एम और एन की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। यदि ये दोनों प्रोडक्ट आपस में प्लस में, तो ये बराबर आएंगे। और यदि हमारे पास इस तरह से दे रखा है भाई, अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों के अलग अलग इक्विवेलेंट आएंगे। और यदि एग्जांपल के तौर पे एम और एक्स, एम रिएक्ट किया, एन रिएक्ट किया, और उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया एम एक्स, तो इक्विवेलेंट ऑफ एम, इक्विवेलेंट ऑफ एन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एम एक्स। ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो हैंड रेज कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? ओके, नोट साथ साथ कर लें, नोट्स साथ साथ बना लें। इसका टाइम मैं प्रॉपर दे रहा हूँ आपको, जब समझा रहे हैं उसी टाइम पे नोट्स हम साथ साथ बनाते रहे। आगे हम चलते हैं इसमें। ये इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये पॉइंट अगला, कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं इस तरह से। हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना हो, तो जो भी मास हमें दे रखा है ग्राम के अंदर, उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना हमेशा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो वेट दे रखा है उसको किससे डिवाइड कर दे, इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है? और इक्विवेलेंट वेट का अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में तो क्या था, जो भी हमें वेट दे रखा था उसको हम किससे डिवाइड कर देते थे, मोलर मास से। और रेडॉक्स रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, वेट को एन फैक्टर से। तो हम इसको वेट ऑफ ग्राम और या वेट ऑफ इक्विवेलेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन वी फैक्टर। या आप लोगों को ध्यान होगा अच्छी तरह से, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला सेकंड बना है। तो वेट इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलर मास, इस तरह से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट जो गिवन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। हमने क्या किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी से हमने क्या लिख दिया, मोल्स लिख दिया। और वी एफ क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर। मोल्स को अगर हम मोलरिटी की टर्म्स में लेके आए, मोल्स को किस में लेके आए, मोलरिटी की टर्म्स में। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये लीटर में दे रखा है तो यही होती है। हम मोलरिटी को कैपिटल एम से लिख लें, मोल जो है ये मोल ही रहेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास किस में है, लीटर में। तो क्या मोल इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हमारे पास
ये जो मोल है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो हमारे पास था ही पहले से ही, ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी जगह यदि हमारे पास क्या हो, नॉर्मलिटी हो, तो नहीं नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आते हैं, तो वहाँ नॉर्मलिटी अगर इसकी जगह होगी तो ये हो जाएगा एन इंटू वी इंटू एल। नॉर्मलिटी का आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि नॉर्मलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एल लीटर में दे रखा है। तो एन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी लीटर ले लिया हमने, वी को किसमें ले लीटर में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलर मास, ये आता है नंबर ऑफ। हम इसको लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन इंटू वी। ये भी तरीका है इसको इस तरह से लेके आने का। और दूसरा तरीका क्या है कि ये हमने पढ़ा था नरेंद्र मोदी इंटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो मतलब मोलरिटी और एन फैक्टर दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, एन के बराबर। या मोलरिटी और जो एन फैक्टर है या वैलेंसी फैक्टर है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है। मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ध्यान से देखना। हमें निकालने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हम पुट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, हम सीधे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पुट कर दें कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो भी मोलर मास होता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एन फैक्टर से। तो हमने इसकी जगह रखा तो मोलर मास इंटू एन फैक्टर, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंडेड देखते हैं तो मोलर मास अपॉन मोलर, इसको नंबर ऑफ मोल्स के बराबर ले सकते हैं, और इनटू क्या आ जाएगा, एन फैक्टर। क्लियर। अब मोल्स जो है, मोलरिटी के केस में अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एम इंटू वी एफ फैक्टर, और हमें ये पता है मोलरिटी और नॉर्मलिटी में ये रिलेशन होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम एन लिख सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के फॉर्मूले आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें। या तो इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं सभी, इनसे सबसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट आर सेम शब्द, आपको कहा जाए कई बार इक्विवेलेंट या इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो तो सेम होते हैं। मोल और ग्राम मोल ये भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हैंड रेज कर दें फटाफट, रेज योर हैंड्स। ओके, नोट भी कर लें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको लगभग क्लियर होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जो आप लोगों ने पढ़ा है उस पर एक प्रॉब्लम है, तो फटाफट इस प्रॉब्लम को लगाइए। चलो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ferrous oxalate oxidized by 1 mole of KMnO4 in acidic medium is ferrous oxalate। तो ferrous oxalate का फॉर्मूला है FeC2O4। ये ferrous oxalate है, ठीक है। ये कहता है ऑक्सीडाइज्ड बाई 1 मोल ऑफ KMnO4 बना लेता है इन एसिडिक मीडियम। यदि इसका इसके साथ करते हैं रिएक्शन, ये हमारे पास है Fe3 पॉजिटिव CO2, और अपने पास क्या बढ़ जाएगा, Mn2 पॉजिटिव, ये बनेगा। क्लियर। कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट ऑक्साइड, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने मोल इसके ऑक्साइड करे होंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ता है क्या फाइंड आउट करना पड़ता है अभी, एन फैक्टर। चलो, तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन होगी। अब देखो, इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, आगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबका। अभी हमने पढ़ा था इसका इक्विवेलेंट वेट किसका, Iron 3 पॉजिटिव, इक्विवेलेंट वेट कार्बन, सबके इक्विवेलेंट वेट बराबर होंगे। क्यों, हमें सिर्फ इसका फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इन दोनों को लेके चल पड़े, बाकी पीछे भूल जाए भी पीछे क्या है। यदि हम इन दोनों को इक्विवेलेंट वेट लेके चल पड़े तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 का हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू
वैलेंसी फैक्टर, ये लगाएंगे। ऐसे इस वाले का निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर। अब ऑलरेडी 1 मोल ऑफ KMnO4 का 1 मोल हमें दे रखा है, तो इसका 1 मोल दे रखा है। और इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कैसे, वही ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम, FeC2O4x। तो ये कितना हो जाएगा, -8, और -8 इज इक्वल टू FeC2O4। वैसे मैं अलग अलग ले जाने के बजाय ना आप लोगों को पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि C2O4 के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है, और इसका निकालना है हमें। तो इसका x मान लें, तो इसका -2 रख दे इक्वल टू 0, और इसके आएगी +2। ऑक्सीलेट आयन जो होता है उसमें -2 चार्ज आता है कंप्लीट ग्रुप पे, तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी। और इसके निकाल ली। अब तुम कार्बन के निकाल लो, FeC2O4 x, इसकी +2 आ गई, ये 2x हो जाएगा। इसकी कितनी हो जाएगी, 8 इज इक्वल टू 0, और ये 2x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2 +3। कार्बन की कितनी आ गई, +3 आ गई। ऑक्सीजन की -2 है इधर भी, आगे देखिए इसमें। पोटाशियम की कितनी है, +1। और Mn की निकालो, कितनी आएगी, +7। ऑक्सीजन की -2। अब इधर जाके चलते हैं हम, देखो ऑक्सीजन -2 यहाँ भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में निकालेंगे तो ये +2 -2 यहाँ भी है। तो ऑक्सीजन में तो कोई बदलाव है नहीं, पोटाशियम इस तरफ है नहीं। हम पहले आयरन का देखें, +2 से कितनी होगी, +3। तो जो वैल्यू बनी एन फैक्टर की, वो कितनी बनेगी इसके अंदर, +2 से वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, +3। तो एक डिफरेंस हो गया। मैं इसका एन फैक्टर निकाल लूँ पहले आयरन का, तो एक ही हो गया, और एक ही एटम हो गया, एक। प्लस कार्बन की +3 से कितनी होगी, +3 से कितनी होगी कार्बन की, यहाँ निकालेंगे तो कार्बन कितनी आएगी, CO2 x -4 +4 आएगी। तो +3 से +4, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, और साथ में आइटम कितने हैं? 2। तो कुल मिला के जो हमारे पास एन फैक्टर बनेगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर बनेगा नंबर ऑफ मोल्स, वो बनेगा 3 इज इक्वल टू, इसका एक दे रखा है, इसका वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का देखो, +7 से कितना हो गया, +2। कितने का डिफरेंस हो गया, 5। एटम कितना है, एक। तो यहाँ हमारे पास कितना रख सकते हैं, 5 हो गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे, इसके दे रखे थे, इन दोनों को साथ साथ रखेंगे, कितना आएगा, 3n इज इक्वल टू 5, और n इज इक्वल टू 5/3। ऐसा कोई ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, बताओ, कोई डाउट बताइए भी, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ, चैट बॉक्स में लिख के डाल दें। ओके, बच्चे अगर एक बार फिर से रिपीट कर दें, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं हमें, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, मतलब इसके कितने मोल हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं। और 1 मोल के KMnO4 का दे रखा है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। इनका इक्विवेलेंट वेट और इसका इक्विवेलेंट दोनों के बराबर है। तो इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया था n इंटू वैलेंस फैक्टर, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया था। ऐसे हमने n इंटू वैलेंस फैक्टर ये लगाया था। अब इसका n हमें फाइंड आउट करना है, n हमें इसको फाइंड आउट करना है, और वैलेंस फैक्टर में निकालना है। इसका n एक दे रखा है, इसका वैलेंस फैक्टर। अब वैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, इसकी आ रखी है +3। तो कितने का डिफरेंस हुआ, एक का। इसकी आएगी +2, कितनी आई थी इसकी, +3 आई थी इसकी, निकाली तो हमने, +3 आई थी। और इसकी कितनी आएगी, +4। तो यहाँ देखो,
तो इसमें वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक से ज़्यादा स्पीशीज होती है, डिफरेंस कितने का है, एक का। तो हमें इसका FeC2O4 का निकाला, तो एक एटम है, एक का डिफरेंस है, दो एटम है और डिफरेंस एक का है। टोटल हमारे पास और ऑक्सीजन का कोई बदलाव था ही नहीं, हमारे पास कितने हो गए, तीन हो गए। तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया, तीन। ऐसे ही इसका वैलेंस फैक्टर किया मैंने को, ये +7 से कितना हो रखा है, +2। कितने का डिफरेंस है, 5 का। और एटम ना पोटाशियम में चेंज है ना ऑक्सीजन में, तो एक ही एटम, हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। बोलो, 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3n = 1 × 5 और n = 5/3। हमारे पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन पर नंबर 4 आएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं। ऐसे क्वेश्चन हमारे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। को डाउट नहीं है, क्लियर कर दूं? क्लियर है तो हैंड रेज कर दे फटाफट। समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दे। ओके, क्वेश्चन नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन भी नोट कर लेना, आगे आप DPP सोल्व करेंगे उसके अंदर पार्ट आपका काम होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पे ये। चलिए सोल्व करो। फाइंड द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नोट कर लें फिर सोल्व करें। फाइंड द वेट इन ग्राम ऑफ KMnO4। वेट फाइंड आउट करना। अब हम इसलिए मोल करना था, मोल से आगे वेट के फॉर्मूले पे आ जाएंगे। वेट इन ग्राम ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ कॉपर क्यूप्रिक सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। द रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन बतानी है कि इसकी रिएक्शन क्या होगी CO2S के साथ। रिएक्शन हमें दे रखी है KMnO4 CO2S Mn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव और SO2। तो बताइए इसमें से वेट बताना हमें, ग्राम में वेट KMnO4 का कितना होगा। तो हमारे पास जब भी कोई न्यूमेरिकल होता है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट में एन फैक्टर की जरूरत तो पड़नी है आपको, तो हम सबसे पहले इसका एन फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो पोटाशियम ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसकी कितनी आएगी, +7 और इसकी कितनी है, +2। तो यहाँ से डिफरेंस 5 का है, तो अगर इसका वैलेंसी फैक्टर देखें हम तो कितना आ गया, 5 आ गया। इस वाले के अंदर अगर हम निकालेंगे कॉपर वाले केस में, तो कॉपर का कितना आएगा, निकाल के देख लेते हैं। एक्स माना हमने इसको, 2x। और सल्फर, जो सल्फर का मेंबर है, सल्फर का कितना होता है, तो इसको 2 चाहिए, तो इसकी क्या आएगी, लगभग -2 आएगी। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x = 2 और x = 2/2 = +1। तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, +1। और इसकी हम ऑलरेडी -2 निकाल चुके हैं, हमें क्लियर थी। यहाँ कॉपर की कितनी है, +2। और यहाँ अगर हम सल्फर की देखें तो कितनी आएगी, +4। देखो +1 से +2, एक का डिफरेंस, दो एटम। तो वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, दो एटम एक का डिफरेंस, प्लस दूसरा सल्फर एक एटम और डिफरेंस कितने का है, -2 से +4 बनाओगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, -6, 6 का डिफरेंस। तो यहाँ हमारे पास सल्फर का एक एटम और 6 का डिफरेंस। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 6 2 8। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5। क्लियर। ये हमें क्लियर होने के बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, N × NF या वैलेंसी फैक्टर VF ले लेंगे, ठीक है। और = N × VF वैलेंसी फैक्टर। अब देखो N तो हमें दे नहीं रखा KMnO4 का, और इसके कितने मोल दे रखे हैं, 1 मोल ऑफ CO2। तो इसका N हम रख लेते हैं, और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 5। इसका N 1 मोल दे रखा है, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 8। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, 5n = 8। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/5। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास या वेट अपॉन मोलर मास, ये लिखते हैं 8 × 5। हमें क्या कर रखा, फाइंड द वेट इन ग्राम। तो वेट निकालना है, तो मतलब वेट हमने x मान लिया, और मोलर मास कितना दे रखा, 158, ये दे रखा ऊपर। हमने इसमें रखा 8/5।
और x वैल्यू रखेंगे तो 8/5 इंटू 158। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 3 से डिवाइडेड होगा और 31.6 के आसपास वैल्यू आएगी। 8 से अब जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 252.8। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर होगा इसका। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो हैंड रेज कर दें यदि आपको क्लियर है, तो रेज योर हैंड्स। नोट कर लें इसको और अपने हिसाब से इसको सोल्व करना है हमें। ये टिपिकल क्वेश्चन है 4 से 5 जिनको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बार ये अगर ये डिस्कस हो जाते हैं फिर अपना पॉइंट जो है ना क्लियर हो जाता है, तो भविष्य में कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर और आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज ए मिक्सचर ऑफ, दो अलग अलग मिक्सचर दे दिए, 1 मोल ऑफ फेरस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, दो अलग अलग दे दिए और दोनों मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच, दोनों का एक एक मोल है। 1 मोल इसका है और 1 मोल ही इसका है। और क्वेश्चन क्या दे दिया, हाउ मेनी मोल्स, मतलब इसके मोल फाइंड आउट करने कि KMnO4 के कितने होंगे। यदि KMnO4 FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखना जब भी एसिडिक मीडियम में बात होती है तो KMnO4 हमेशा टूटता है Mn2 पॉजिटिव और फायरस Fe3 पॉजिटिव में। ऐसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव और आयरन Fe3 पॉजिटिव। बाकी ऑक्सीलेट आयन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है CO2। डी यूनिट पढ़ेंगे या आगे हमारे पास +2 में आती है, उसके अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट समझते हैं या आपकी पीबलोक आएगी वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ बस जो मेमोरी पॉइंट है वो ये हमेशा ध्यान रखो, +1 के बच्चे हैं, कि के MnO4 जो होता है, KMnO4 जो होता है नेगेटिव एसिडिक मीडियम में हमेशा किस में टूटेगा, Mn2 पॉजिटिव। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। यदि आयरन का कोई मेंबर दे रखा है FeSO4 दे रखा है तो ये एसिडिक मीडियम में ये भी हमेशा किस में टूटता है, Fe2 पॉजिटिव। ऐसे ही हमारे पास यदि ऑक्सलेट आयन दे रखा है C2O4 नेगेटिव तो एसिडिक मीडियम में ये हमेशा किस में टूटता है, CO2 के अंदर। ये हमें याद रखना है। तो अपने पास दो इक्वेशंस अलग अलग दे दी हैं और हमें इन दोनों में से, हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 के कितने मोल्स जो हैं इसके लिए चाहिएंगे, वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए फटाफट कितने मोल चाहिएंगे। अलग अलग मोल निकाल लेंगे, एक ही मोल आएंगे। भाई इस वाले केस में कितने मोल चाहिए, इस वाले केस में कितने, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले वाले केस में देखो, हम अगर इसको निकाल के चलते हैं तो इसकी +7 और इसकी क्या आएगी +2, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 5 तो वैलेंसी फैक्टर हो गया, एन इसके मोल हो गए, इंटू इजिकल टू यहाँ कितना आएगा आयरन का यहाँ +2 आएगा और यहाँ कितना है +3, कितने का डिफरेंस है 1 का। और बाकी मेंबर्स का तो है ही नहीं इसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताओ, यहाँ है तो यहाँ 1, 1 मोल दे रखा है, एक वैलेंसी फैक्टर यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ जो आएगा एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5 KMnO4। इस वाले केस में देखो +7 से वही +5, तो यहाँ एन कितना हो गया 5 और इसके केस में इजिकल टू एन कितना दे रखा है 1 और वैलेंसी फैक्टर निकाल दो। आयरन की वैल्यू कितनी होती है, इस केस में देखो आयरन की वैल्यू +3 आएगी। निकाल के देखेंगे कितना आएगा, FeC2O4। मैंने पहले बताया था ये पूरा ग्रुप होता है, इस पूरे ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा +2, तो यहाँ आ जाएगा आयरन पे +2 और यहाँ कितना है +3, तो कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस 1। लेकिन यहाँ कार्बन भी है प्रोडक्ट में, यहाँ +4 है और यहाँ हमने निकाला था उस टाइम पे कितना था FeC2O4, ये हमने 2x लिया था, +2 -8 3 आएगा।
तो यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, 1 का डिफरेंस है, लेकिन एटम कितने हैं, 2, तो 1 × 2। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसके एन फैक्टर कितने आ जाएंगे, पहले का है 1 × 1 प्लस 1 × 2, 3 आ जाएंगे। हमारे पास वैलेंस फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। यहाँ एन की वैल्यू पहले वाले में कितनी आई थी, 1/5। तो हमारे पास टोटल इसके इतने मोल हो गए, इसके इतने मोल हो गए। ये N1 ले लें, इसको क्या ले लें, N2। नाउ टोटल मोल कितने होंगे, N1 + N2। N1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/5। N2 वैल्यू कितनी आई, 3/5। 5 कॉमन है, 1 + 3 कितनी आई, 4/5। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास 4/5 है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो बताएं, या फिर से रिपीट करना है तो बताएं, चैट बॉक्स में डाल दें यदि दोबारा रिपीट करना है तो। क्लियर है तो हैंड रेज कर दें, समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दें। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे आपको ये दे रखा है तो दो पार्ट हमारे पास अलग अलग बनेंगे, इसके मोल अलग निकलेंगे, इसके मोल अलग निकलेंगे, दोनों के मोल निकाल लो। N1 इसको ले लो, N2। अब जो टोटल मोल निकालेंगे हम, टोटल मोल, वो जो टोटल मोल कितने होंगे, N1 + N2 दोनों का सम होगा। अब इसके अंदर अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला हमारे पास, मैंने पहले बता चुका हूँ, कि नंबर ऑफ मोल्स और इनटू हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, 5 आई थी, यही आया था। और इसका इक्विवेलेंट वेट आयरन वाले केस में निकाला था हमने, कि N × N, इसका ऑलरेडी दे रखा है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था आयरन वाले केस में, 1 ही आया था इसका। तो हमने ये निकाला था, यहाँ से हमें N1 की वैल्यू मिल गई थी 1/5। ऐसे इसका जब हमने निकाला N × ये भी 5 आएगा, और इजिकल टू इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला था हमने आयरन का, ये N मतलब 1 मोल दे ही रखा है, इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास कितना बना था, टोटल जोड़ देते तो 6 बन गया था। कितना बना था इसका वैलेंसी फैक्टर क्या अपना, चैट बॉक्स में बताना, मैंने निकलवाया था, फिर से निकालना पड़ेगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बना था, बताइए। कितना बना था इसका, 3, हाँ 3 बना था, सही है, 3 बना था। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। अब टोटल मोल पूछा हमसे, तो टोटल मोल में N1 की वैल्यू कितनी है, 1/5, और N2 वैल्यू कितनी है, 3/5। तो टोटल कितना आएगा, 5, 1 + 3 = 4। तो अपने पास कितना आएगा, 4/5। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। आज लास्ट लेक्चर था, थ्योरेटिकल लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके ऊपर अब जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। कल हम इस टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन की जो डीपीपी है उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक थ्योरी कर लेंगे। DPP 1 जो हमारी थी, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर को आप कर चुके हो। उसके बाद आगे की जो डीपीपी हैं वो मैं अब व्हाट्सएप ग्रुप में देख के अगले 2 से 3 दिन में हम डीपीपी को डिस्कस करेंगे, और उन कंप्लीट डीपीपी को हम सोल्व करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसी के साथ ये आज का लेक्चर फिनिश करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।